नमस्कार साथियों, एक बार फिर हम राजस्थान के भूगोल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उस दिन हमारा जो एक टॉपिक आया था जिसमें राजस्थान के संभागीय व्यवस्थाओं को हमने देखा था। आज हम संपूर्ण को एक बार पुनः डैशबोर्ड पर हम देखेंगे कि ये चीज़ क्या है और कहाँ तक है। तो राजस्थान के जो 33 जिलों का जो आपके सामने ये मानचित्र है, इसमें आप अध्ययन कर सकते हैं कि बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, इन सब की बात हम आज करेंगे कि राजस्थान का जो भूगोल है, राजस्थान का नामकरण और राजस्थान के बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान का नामकरण आप सबको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका उल्लेख हमें विलियम फ्रैंकलिन की जो पुस्तक है मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस सन 1805 में लिखी गई, उसमें मिलता है। सबसे पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा सन 1829 ईस्वी में किया गया और उनकी एक पुस्तक थी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ध्यान रखना, एक पुस्तक का नाम द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, जो राजस्थान की एक पुस्तक मिलती है जो कर्नल जेम्स टॉड द्वारा लिखी गई, सन 1829 ईस्वी में लिखी गई। यह महत्वपूर्ण किताब है। इसमें राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड द्वारा किया गया था। इसके बाद हमारे राज्य के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का जो प्रयोग है 25 मार्च 1948 को, ध्यान देना, राजस्थान एकीकरण में हुआ था। 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ में हमने इसका उपयोग, हमारे राजस्थान शब्द का प्रयोग हमने किया। यह राजस्थान 30 मार्च 1948 को लगभग राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था। इस दिन राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें थीं, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, को वृहत राजस्थान में मिलाया गया। इसी कारण 30 मार्च को राजस्थान की स्थापना दिवस मनाया जाता है, हम सब मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश भारत का संविधान बनकर जो तैयार है, उसमें राजस्थान राज्य के लिए राजस्थान नाम दिया गया और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ और उस दिन राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद सर्जित कर दिया गया। यह सबसे बड़ी बात है। इसलिए राजस्थान का प्रथम राज्यपाल है सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ध्यान देना है, यह राजस्थान का प्रथम राज्यपाल बने। इसका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है, महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय था, जयपुर के शासक थे। सवाई मानसिंह आमेर के शासक थे, उन्होंने शपथ दिलवाई थी। अब आती है राजस्थान की आकृति। हमने पहले भी पार्ट में पढ़ा, अब भी वापस पढ़ेंगे कि राजस्थान की आकृति कैसी है। तो राजस्थान की जो आकृति है, राजस्थान की आकृति है चतुर्भुजाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, पतंगाकार यानी पतंग के समान है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। यह महत्वपूर्ण बात याद रखनी है। जिसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% यानी 1/10वां भाग है। मैं बात करूं राजस्थान भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है, जो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने पर बना था। उसके बाद तेलंगाना जो है, तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना 2 जून 2014 को बना। 9 नवंबर को उत्तराखंड यूपी से अलग होकर बना। 15 नवंबर को झारखंड है वो बना था बिहार से अलग होकर। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ एमपी से अलग होकर बना था, जिस कारण 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने के कारण हमारे राजस्थान पूरे भारत में एक सबसे बड़ा राज्य स्थापित हो गया। अब राजस्थान की स्थिति की बात करें तो राजस्थान की एक स्थिति तो 80 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, जो कोणा गांव गंगानगर तहसील से, और 7 डिग्री 9 अक्षांश के बीच लेकर 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा तक विस्तृत है। और उगन पूर्वी देशांतर अगर देखा जाए तो कटरा गांव जैसलमेर का है, सम तहसील में। तो 69 डिग्री 30 से लेकर
78°17 पूर्वी देशांतर जो शिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर में है वहां तक विस्तृत है। इस उत्तर से लेकर दक्षिण के बीच की अगर दूरी लंबाई देखें तो 826 किलोमीटर है। याद रखना विद्यार्थियों, यह कभी कभार पूछी जाती है कि उत्तर से लेकर दक्षिण यानी उत्तर में कोणा गांव गंगानगर से लेकर दक्षिण में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा तक के मध्य की दूरी 826 वर्ग किलोमीटर है। और पूर्वी देशांतर यानी जब कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर से लेकर राजाखेड़ा गांव शिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील में धौलपुर तक के बीच की दूरी 869 वर्ग किलोमीटर है। यह इसकी लंबाई की और चौड़ाई की बात करें तो इस प्रकार से है। अब हम इसका विस्तार थोड़ा सा पढ़ेंगे। 30°12 माइनस 23°3 को करते हैं तो 7°9 अक्षांश बनती है। और इसके बीच का समय 78°17 से लेकर 69°30 के बीच का अगर समय देखें तो 8.47 देशांतर होती है। अब ज़्यादा हमें इसमें उलझना नहीं है क्योंकि बीच में 32 मिनट का अंतर रहता है। राजस्थान में देशांतर के हिसाब से समय देखें तो 32 + 3.8 बराबर 35.8 मिनट का समय रहता है। अगर इनके बीच राजस्थान देशांतर के हिसाब से अगर देखा जाए बीच का समय रहता है। अब है राजस्थान का विस्तार। कुल स्थलीय सीमा 5,920 वर्ग किलोमीटर है। उनमें से 1,070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और 4,850 किलोमीटर है वो अंतर्राज्यीय सीमा है। अंतर्राज्यीय सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। अंतर्राज्यीय सीमा पर जो 4 जिले हैं गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, यह ध्यान रखना है थोड़ा सा। उसके बाद गंगानगर जिला जो है वो पाकिस्तान का सबके पास वाला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय, और बीकानेर मुख्यालय सबसे दूर वाला है। यह बात भी थोड़ा जहन में रखनी चाहिए। हिंदूमल कोट गंगानगर से प्रारंभ होती है ये रेखा और शाहगढ़ बाकासर गांव बाड़मेर तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की यहाँ से यहाँ तक लंबाई रहती है। अब सबसे कम है 168 किलोमीटर जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय। सबसे कम 168 बीकानेर की और सबसे ज़्यादा 464 किलोमीटर लगती है वो जैसलमेर की है। आगे हम बात करेंगे कि पाकिस्तान वो सिंध राज्य है, एक पंजाब राज्य है, तो पाकिस्तान के कुछ ज़िले भी हैं वो राजस्थान को छूते हैं। उनमें से राजस्थान के सबसे कम सीमा बनाने वाला मीरपुर है और एक खैरपुर नाम है, सबसे दूर मुख्यालय पर स्थित है। पंजाब राज्य भी पाकिस्तान का एक सिंध प्रांत का एक राज्य है, बहावलपुर है वहाँ से। तो राजस्थान सीमा का सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय बात करें तो बहावलपुर है। बहावलपुर की राजस्थान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा भी लगती है। और अब हम बात करते हैं राजस्थान के जो 4 जिले हैं गुजरात से सीमा बनाने वाले, बाड़मेर, झालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये ज़िले हैं। तो ये गुजरात से सीमा बनाते हैं 1022 किलोमीटर। ऊपर अगर देखा जाए तो फिरोजपुर, मुक्तसर जो पंजाब के ज़िले हैं, पंजाब के आसपास वहाँ लगते हैं। तो गंगानगर, हनुमानगढ़ 2 ज़िले वहाँ लगते हैं। हनुमानगढ़ के बाद चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर ये भी लगते हैं हरियाणा के आसपास। तो अंतर्राज्यीय सीमा है वो 4,850 किलोमीटर हरियाणा से 1,262 किलोमीटर लगती है। उत्तर प्रदेश से 877 किलोमीटर लगती है। और धौलपुर, भरतपुर को देखें तो 2 ज़िले हैं, 2 आगरा, मथुरा भी यूपी के लगते हैं। उसके बाद जो करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, बांसवाड़ा, ये सब 10 ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश से लगते हैं। मध्य प्रदेश के भी 10 शिवपुरी है, गुना, रेवाड़ी, इस प्रकार से ज़िले लगते हैं। हम आगे विस्तृत से बात करेंगे। सबसे अधिक सीमा है मध्य प्रदेश की, राजस्थान को छूती है यानी 1600 किलोमीटर। हरियाणा की सीमा पर जो ज़िले हैं वो रेवाड़ी, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद। यूपी के सीमा पर आगरा, मथुरा, यहाँ से बीड़ी, तो बीड़ी पीते यूपी के आम खाओ, यानी बीड़ी बी से भरतपुर, डी से धौलपुर, आम आ से आगरा, म से मथुरा, इस प्रकार आमने सामने ज़िले लगते हैं। मध्य प्रदेश के सीमा पर स्थित ज़िले हैं झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, नीमच, राजगढ़, गुना, शिवपुर, शाजापुर और मुरैना, ये ज़िले लगते हैं।
गुजरात के ज़िले हैं जो कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, दाहोद, पंचमहल, ये गुजरात के ज़िले हैं, राजस्थान की सीमा को छूते हैं। पंजाब के ज़िले दो है, एक है फिरोजपुर, मुक्तसर और हनुमानगढ़ और गंगानगर, यहाँ से भी छूते हैं। पंजाब से सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़ की, न्यूनतम सीमा गंगानगर की। हरियाणा से सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़ की, न्यूनतम जयपुर की। तो यूपी से सर्वाधिक सीमा भरतपुर की, न्यूनतम धौलपुर की। एमपी से सर्वाधिक सीमा झालावाड़ की, न्यूनतम भीलवाड़ा की। गुजरात से सर्वाधिक सीमा उदयपुर की, न्यूनतम बाड़मेर की। अगर यहाँ इम्पोर्टेंट एक बात आती है, पूरी अंतर्राज्यीय सीमा में सर्वाधिक सीमा जो झालावाड़ की, वह सबसे कम बाड़मेर की सीमा लगती है। हनुमानगढ़ जिला पंजाब और हरियाणा को छूते हैं, और भरतपुर हरियाणा व यूपी को, धौलपुर यूपी व एमपी को, बांसवाड़ा एमपी व गुजरात को। राजस्थान के दो जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा व अंतर्राज्यीय सीमा दोनों से लगते हैं, गंगानगर और बाड़मेर। मैं गंगानगर की बात करूंगा तो गंगानगर है वो पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है और राजस्थान के साथ भी इसकी सीमा है। तो बाड़मेर है, बाड़मेर पाकिस्तान के साथ भी है, गुजरात जो राज्य है उसके साथ भी है, गंगानगर पंजाब के साथ भी है और पाकिस्तान के साथ भी है। तो इस प्रकार से आपस में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा से लगते हैं। राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की बात करूं तो जोधपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, बूंदी, पाली, राजसमंद और दौसा, ये 8 जिले अंतर्वर्ती। इसको न तो किसी की राष्ट्रीय सीमा लगती है और न ही अंतर्राष्ट्रीय। वर्तमान राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। राज्यों से 23 जिले राज्यों से छूते हैं, 4 पाकिस्तान से छूते हैं, 8 किसी को नहीं छूते। उनमें से 2 है जो राज्य व पाक दोनों को छूते हैं। कुल मिला के 33 जिले बनते हैं। 1 नवंबर 1956 को अजमेर 26वां जिला बना था, जयपुर से अलग होकर। 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर 27वां जिला बना, भरतपुर से अलग कर। 10 अप्रैल 1991 को 28वां जिला कोटा से अलग होके बना, और दौसा 29वां और राजसमंद BDR। तो ये याद रखना है। 12 जुलाई 1994 के दिन हनुमानगढ़ जो 31वां जिला गंगानगर से अलग होके बना था, और 19 जुलाई 1997 को करौली 32वां जिला है वो सवाई माधोपुर और भरतपुर से अलग होकर बना था। महत्वपूर्ण बात आती है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ 33वां जिला बना था। उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़ 3 जिलों की कुछ हिस्से, कुछ तहसीलें लेकर हमने 26 जनवरी 2008 को जिला बनाया। अब आती है संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था के बारे में हमने एक बार फिर पहले पढ़ लिया था, एक बार फिर वापस पढ़ेंगे। राजस्थान में सर्वप्रथम संभागीय व्यवस्था को 1949 में प्रारंभ किया गया था। इस समय राजस्थान में केवल 5 संभाग थे, और 1 नवंबर 1956 को एकीकरण पूरा होने पर छठा संभाग बनाया अजमेर को बनाया गया, और 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः समाप्त कर दिया गया था। और 1987 में पुनः जब हरिदेव जोशी की सरकार आई तो उसके द्वारा संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया गया। और बात आती है 4 जून 2005 को वसुंधरा सरकार आई तो उसने भरतपुर को एक नया संभाग बनाया, जिसमें भरतपुर, धौलपुर, जयपुर संभाग से और करौली, सवाई माधोपुर, कोटा से लेकर एक संभाग तैयार किया, जिसका नाम बना भरतपुर संभाग। अब आता है सबसे पहले बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग के जिलों की बात करें तो बीकानेर संभाग बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, यह जिले जो है बीकानेर संभाग में आता है। और उसके बाद जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में 6 जिले आते हैं, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, जालोर। और अजमेर की बात करें तो अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा, अन्ना, टोभी, यानी इस प्रकार के सूत्र बना सकते हैं। और उदयपुर में जो 6 जिले उदयपुर संभाग में भी आते हैं, उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। कोटा की बात करें तो कोटझा बाबू यानी कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। जयपुर में 5 जिले आते हैं, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू और दौसा। उसके बाद भरतपुर संभाग में भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। भदोकस के नाम से इसका सूत्र है, भ से भरतपुर, धौ से धौलपुर, क से करौली, स से सवाई भदोकस। इस प्रकार से सूत्र बना के याद कर भी सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर संभाग और सबसे छोटा संभाग जो भरतपुर संभाग है।
अगर जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा संभाग जयपुर और सबसे छोटा संभाग कोटा है। साक्षरता की यानी शिक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा संभाग जयपुर, जहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, और सबसे छोटा संभाग है वो जोधपुर संभाग है। लिंगानुपात की दृष्टि से अगर संभागों की बात करें तो सबसे छोटा संभाग भरतपुर है और सबसे ज़्यादा बड़ा संभाग उदयपुर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखा तो सबसे बड़ा संभाग जयपुर और सबसे छोटा संभाग जोधपुर है। वृद्धि दर सबसे ज़्यादा जोधपुर संभाग की है, और सर्वाधिक क्रियाशील जनसंख्या वाला संभाग है वो उदयपुर है। यानी कि काम करने की जो शक्ति है, काम करने की जिसमें ललक है, ज़्यादा क्रियाशील रहता है, कार्य करने की वृद्धि है, तो वो उदयपुर संभाग की बात है। अब मैं बात करूंगा आज राजस्थान के महत्वपूर्ण भौगोलिक उपनामों के। उन भौगोलिक उपनामों को आप एक बार ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ना। राजस्थान में छप्पन का मैदान, कभी कभार परीक्षाओं में पूछा जाता है छप्पन का मैदान। तो प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में माही नदी के किनारे 56 गांवों व नदी और नालों का जो समूह हुआ करता था, जिसे 56 का मैदान कहलाता है। दूसरी बात आती है कांठल। प्रतापगढ़ में माही नदी के किनारे जो कांठा होता है, उसे प्रतापगढ़ के कांठे के कारण उसका नाम कांठल पड़ा। और कांठल के कई प्रश्न भी बनते हैं। कांठल का ताजमहल है, कांठल की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो ये माही नदी के नाम है। ऊपरमाल BBU जिसका सूत्र भी बनता है, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य का भूभाग है। बी से बिजोलिया और बी से भैंसरोडगढ़, तो BBU से ऊपरमाल। याद रखना, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के मध्य का जो भूभाग है ऊपर उठा हुआ होने के कारण ऊपरमाल कहलाता है। देश हरो, उदयपुर में जरगा व रागा पहाड़ियों के बीच का जो भूभाग है सदा हरा भरा रहने के कारण देश हरो से याद रखना है हरा भरा। तो हरा भरा क्या, उदयपुर में जरगा व रागा की पहाड़ियों के बीच उभरा हुआ भाग सदा हरा भरा रहता है, इसलिए उसे देश हरो के नाम से जाना जाता है। पांचवा है गिरवा। उदयपुर के चारों तरफ की तस्त्री नुमा बैसिन होने के कारण इसको स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। तस्त्री नुमा गिरवा, याद रखना, तस्त्री नुमा गिरवा। मेवल, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियों को मेवल कहा जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा मेव क्षेत्र है, इसलिए मेवल याद रखना। मेवल, डूंगरपुर बांसवाड़ा के चारों तरफ छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ, उसे मेवल नाम दिया गया है। तौरावाटी, शेखावाटी क्षेत्र में कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। तोरावाटी हमेशा ध्यान रखना, शेखावाटी क्षेत्र होता है, उसमें एक नदी है, उस कांतली बहती है जो अंतर्वती नदी है, उसके प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। भौमट, सिरोही उदयपुर व डूंगरपुर का पर्वतीय व पठारी ढलान भौमट कहलाता है। भौमट सिरोही उदयपुर और डूंगरपुर का पर्वतीय पठार जो ढलान होता है वो भौमट होता है। भाखर, सिरोही के पूर्वी भाग का तीखा ढलान, यानी तीखा ढलान होता है सिरोही के पूर्वी भाग, वो भाखर से याद रखना सिरोही। शिवी या मेदपाट भी कहते हैं, शिवी या कीवी कहते हैं। मेवाड़ के उदयपुर के भूभाग को, इस भाग में शिवी जाति द्वारा मध्यमिका को अपनी राजधानी बनाया गया, जिसे वर्तमान में नगरी कहा जाता है, जो कि चित्तौड़ में है। मारवाड़, वर्तमान में जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, पाली व नागौर के कुछ क्षेत्र को मारवाड़ कहते हैं। मेवाड़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रताप और चित्तौड़गढ़। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, मेवात प्रदेश, अलवर, भरतपुर, जांगल प्रदेश, बीकानेर और जोधपुर। विशेषकर मुख्यतः बात जांगलपुर की आती है, तो जांगल देश या जांगल देश किसे कहते हैं, बीकानेर और जोधपुर के आसपास के इलाके को जांगल प्रदेश कहते हैं। मेदपाट उदयपुर को कहते हैं। कुरुक्षेत्र अलवर को कहते हैं। ढूंढाड़, जयपुर से ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है। सूरसेन भरतपुर व धौलपुर, गोपालपाल करौली का नाम है। नाली क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़ के जो पाट होते हैं उसे नाली कहते हैं। शेखावटी सीकर चूरू झुंझुनू को कहते हैं। अहिरवाटी अलवर, मांड प्रदेश जैसलमेर और बीकानेर को। थड़ी, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के क्षेत्र को, अधिकांश क्षेत्र को थड़ी कहते हैं। अब आते हैं राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश की बात करेंगे। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को सर्वप्रथम प्रोफेसर BC मिश्रा के द्वारा अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल सन 1967 ईस्वी से 68 में लिखी गई
उसमें विभाजित किया। इसने राजस्थान को 7 भागों में बांटा है और अधिकांश यही प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के कितने भाग हैं। 7 भाग हैं। तो राजस्थान की भौतिक संरचना के आधार पर इस मुख्य रूप से 4 भागों में बांटते हैं। तो राजस्थान की जो पुस्तकें होती है उसमें मुख्यतः 4 भागों में बांटा है। तो सबसे पहला जो भाग है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और बात आती है फर्स्ट और थर्ड की, यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये दोनों तैतीस सागर के अवशेष है। और अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी ये दोनों गोंडवाना लैंड के अवशेष है। अब हम बात करेंगे पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यह राजस्थान के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है, जो कि राज्य के कुल 61.11% यानी 61% लगभग भूभाग पर अवस्थित है। इस पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% भाग निवास करता है। इसी कारण यह राजस्थान का जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भूभाग है। राजस्थान राजनीतिक दृष्टि से यह राजस्थान के 12 जिलों में विस्तृत है। उन जिलों के नाम सीकर, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली, सिरोही। इन क्षेत्रों में 12 क्षेत्र जो जिले हैं इनमें विस्तृत है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण 33 सागर से नदियों के द्वारा तलहट के जमाव से हुआ है। इसी कारण यहाँ पर धात्विक खनिजों का अभाव एवं प्राकृतिक तेल व गैस की प्रधानता पाई जाती है। इस प्रदेश की औसत वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर। वनस्पति मरुदबिद एवं उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, मिट्टी रेतीली व भूरी रेतीली, समुद्र तल से ऊंचाई 150 मीटर, घग्गर, लूणी, कांकने, कांतली आदि नदियों एवं राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य स्थित है। इसकी महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि थार का मरुस्थल भी इसी क्षेत्र में है। यह मरुस्थल अफ्रीका के सहारा मरुस्थल का पूर्वी भाग माना जाता है, जो कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व एवं जैव विविधता के बाद वाला मरुस्थल है। इसी कारण डॉक्टर ईश्वी प्रसाद ने इसे कुरुक्षेत्र कहा है। यह पाकिस्तान एवं भारत के राजस्थान, गुजरात, पंजाब व हरियाणा में फैला हुआ है। इस थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल लगभग अगर बात करें तो 8,33,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान के 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वेनसांग ने इस प्रदेश को गुर्जरात प्रदेश कहा है। इसकी गर्मी अगर देखा जाए तो टेम्परेचर तो ये 49 डिग्री सेंटीमीटर से लेकर सर्दी -3 डिग्री तक, यहाँ पर 3 डिग्री तक सेल्सियस तक एवरेज रहती है। और इसका एवरेज कुल मिला के 22 डिग्री सेल्सियस तक इसका औसत रहता है। वर्षा के आधार पर इस प्रदेश को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक शुष्क मरुस्थलीय और एक अर्ध शुष्क। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो शुष्क में सबसे पहले 25 सेंटीमीटर रेखा वर्षा रेखा होती है। उसके बाद नीचे जब बात करेंगे तो 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। तो पहला है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। यह मुख्य रूप से जैसलमेर व पश्चिमी जोधपुर, उत्तर पूर्वी बाड़मेर, उत्तर पश्चिमी बाड़मेर, दक्षिणी बीकानेर एवं शेखावटी के कुछ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र की पश्चिमी सीमा रेड क्लिफ रेखा एवं पूर्वी सीमा जो 85 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बनाती है। इस क्षेत्र में अधिकांश रेत के टीले पाए जाते हैं, जिन्हें धुरे कहा जाता है। यह स्थानीय भाषा में इन्हीं को धरियन कहते हैं। ये रेत के टीले 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप और अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप और बरखान या बालू का स्तूप। तो मैं बात करूंगा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये रेत के टीले पवनों की दिशा के समकोण में बनते हैं, जो कि मुख्य रूप से जैसलमेर व उत्तरी मरुस्थल में पाए जाते हैं। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप भी कहते हैं। ये बालू का स्तूप पवनों की दिशा के समांतर बनते हैं, जो मुख्य रूप से शुष्क मरुस्थल प्रदेश में पाए जाते हैं। बरखान बालू का स्तूप, इनकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है। ये सबसे अधिक गतिशील, सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं। ये मुख्य रूप से शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। राजस्थान के कुल मरुस्थल भाग में लगभग 60% भाग पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये सभी प्रकार के तीनों प्रकार बालू स्तूप जोधपुर जिले में मिलते हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि तीनों प्रकार के बालू का स्तूप किस जिले में मिलते हैं,
तो यह जोधपुर जिले में मिलते हैं। अब घासी कारबा मार्ग क्या है? दो पवनानुवर्त बालुका स्तंभ के बीच की निम्न भूगी जो भूमि होती है उसको घासी कारबा मार्ग कहा जाता है। चट्टानी मरुस्थलीय हम्मादा या हमाद क्या है? जैसलमेर के चारों तरफ 65 किलोमीटर परिधि का क्षेत्र चट्टानी मरुस्थल कहलाता है। इसकी प्रमुख विशेषता, इस क्षेत्र में राजस्थान का सबसे उत्तम किस्म का स्टील ग्रेड चूना या पत्थर जैसलमेर के सानू क्षेत्र में पाया जाता है। इस क्षेत्र में पीले रंग के पत्थर की प्रधानता पाई जाती है। इसी कारण जैसलमेर के दुर्ग व हवेलियाँ पीले रंग से पत्थर से बने हुए हैं और वो सेकंड सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग सोनारगढ़ दुर्ग नथमल की हवेली यह भी जैसलमेर में बना हुआ है। इस चट्टानी प्रदेश के पश्चिमी भाग में पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक 60 किलोमीटर लंबी जल पट्टी से लाठी सीरीज कहा जाता है। इस लाठी सीरीज पर सेवण घास का उत्पादन होता है। इसके दक्षिण भाग में भाकल गांव स्थित है, जहां पर आकल गांव है। भाकल की जगह आकल गांव याद रखना है। आकल गांव है ओकल कोस्ट जीवाश्म पार्क, ओकल फूड फ्लोसिस पार्क के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लगभग करोड़ों वर्ष पुराने जुरासिन काल के लकड़ी के अवशेष मिले हैं। आकल गांव के पास जैसलमेर चांदन नलकूप स्थित, जिन्हें थार का घड़ा कहते हैं। याद रखना, आकल गांव के पास जैसलमेर में चांदन नलकूप स्थित है, जिसे थार का घड़ा कहा जाता है। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश दूसरा है। इसकी पश्चिमी सीमा है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, यह अरावली पर्वतमाला बनाती है। इस क्षेत्र में 25 से 50 सेंटीमीटर अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। यह मुख्य रूप से श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, पाली तक फैला हुआ है। इस चारों भागों में लूणी बेसिन की बात करें तो लूणी और उसकी सहायक नदियों से निर्मित मुख्य रूप से पाली, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर में फैला हुआ है। इसे गोडवार प्रदेश भी कहा जाता है। इसे बारानी कृषि प्रदेश भी कहते हैं। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा जलाशय उम्मेद सागर जलाशय चवाई बांध है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। इस क्षेत्र की मुख्य नहर परियोजना नर्मदा नहर परियोजना इसे राज्य से राजस्थान के जालौर व बाड़मेर जिले लाभान्वित होती है। रोटी मैदान यह लूणी बेसिन से होता है। अरावली पर्वतमाला जो उपजाऊ क्षेत्र जिसे रोही मैदान कहा जाता है। ये बात हमने नागौर उच्च प्रदेश की बात करेंगे। यह लूणी बेसिन के उत्तर में मुख्य रूप से नागौर जिले में स्थित है। यहाँ की मिट्टी में सोडियम क्लोराइड के तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। इसी कारण यह क्षेत्र अनुपजाऊ है। इस क्षेत्र में राजस्थान की सबसे अधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। तो हमें याद रखना है, राजस्थान की सर्वाधिक खारे पानी की जो झीलें हैं वो कहाँ पाई जाती है? नागौरी उच्च प्रदेश में, जैसे डिडवाना, डेगाना, कूचामन, नावा, सांभर। इस क्षेत्र में नमक के तत्वों की अधिकता का कारण अरब सागर के मानसून को माना जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है, इम्पोर्टेंट है कि कुबड़ पट्टी यह नागौर व अजमेर की सीमा पर स्थित है, जिसे याद रखना है। अन्ना अ से अजमेर, ना से नागौर, कुबड़ पट्टी। यहाँ के जल में फ्लोराइड के तत्वों की प्रधानता के कारण इस क्षेत्र को फ्लोरिस रोग कहा हो जाता है, और जिसे फ्लोरिस रोग हो जाता है वो चलने में कठिनाई होती है और बुढ़ापे में लोगों की हड्डियां वो टेढ़ी हो जाती है। शेखावटी सी पे आता है। शेखावटी बेसिन यह मुख्य रूप से सीकर, चूरू व झुंझुनू में फैला हुआ। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी कांतली है, जो अंतर्वर्ती नदी है। इस क्षेत्र को अंतःस्थलीय क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में स्थानीय छोटे तालाब या कुओं को जोहड़ कहा जाता है। घग्गर बेसिन घग्गर यह मुख्य गंगानगर व हनुमान में घग्गर नदी से निर्मित है। इस क्षेत्र में घग्गर नदी के तट को नाली कहा जाता है। इसी कारण यहाँ पर नाली नस्ल के भेड़ें पाई जाती है। यह राजस्थान का सबसे अधिक उत्पादक वाला क्षेत्र है एवं राजस्थान में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र होता है। यहाँ तक ये आज बात करेंगे। अब आगे आगोर या टांका हम सबको पता है, आगे हम बात कल करेंगे। धन्यवाद सभी का। आप पहली बार अगर इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का आभार, धन्यवाद, थैंक यू।